गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जंतु के आर्थिक महत्व के बारे में। जंतु के आर्थिक महत्व का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे आर्थिक जंतु विज्ञान या इकोनॉमिकल जूलॉजी कहते हैं। संसार में करोड़ों जीव जंतु हैं, जिनमें से कुछ हमारे महत्व के हैं, जिनको मनुष्य प्राचीन काल से ही अपने उपयोग के लिए पालता आया है। मतलब जो जंतु मनुष्य के किसी न किसी काम आते हैं, ठीक है, जिनसे मनुष्य को कोई आर्थिक फ़ायदा हो, तो मनुष्य उस जानवर को, उस जीव को पालता है। वर्तमान में जीव जंतु की नई तकनीक होने के कारण इनको पालना, और अगर हम बात करें जो है सरल और लाभप्रद हो गया है, जैसे मधुमक्खी पालन, रेशम कीट पालन, लाख कीट संवर्धन, मोती संवर्धन, प्रवाल और प्रवाल भित्तियाँ, मछली पालन, पशुपालन, ठीक है। तो इन सभी से मनुष्य को कोई ना कोई फ़ायदा या लाभ होता है। शुरुआत करते हैं मधुमक्खी पालन से, जिसे हम एपीकल्चर भी कहते हैं। मधुमक्खी पालन में भारतीय और विदेशी दोनों किस्मों की मधुमक्खियों का पाला जाता है। मधुमक्खियों की प्रमुख जातियों में एपिस मेलिफेरा, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरी, एपिस इंडिका प्रमुख हैं। ये 4 प्रकार की जाति हैं। इनमें से एपिस मेलिफेरा जाति यूरोपियन जाति है। एपिस मेलिफेरा पालन की दृष्टि से उत्तम है, क्योंकि इनका छत्ता बड़ा होता है और छत्ते में मधुमक्खियों की संख्या भी क्या होती है, अधिक होती है। मधुमक्खियों के एक समूह यह छत्ते में रानी, श्रमिक और नर निवास करते हैं। रानी मात्र प्रजनन का कार्य करती है, सैनिक सुरक्षा का, परंतु श्रमिक छत्ते और शहद का निर्माण करते हैं। ये परागण की क्रिया में भी सहायता करते हैं। मधुमक्खियों के श्रमिक सदस्य ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये पुष्पों से मकरंद को चूसते हैं और उनके अनुपुट में लार से मिलकर रासायनिक रूप से कुछ परिवर्तन फलस्वरूप शहद में बदल जाता है। ये मक्खियाँ छत्ते पर आकर के इसे पुनः मुख से निकालते हैं और छत्ते के कोष्ठों में जमा कर देती हैं। मक्खियों के उदर भाग में मोम स्रावी ग्रंथियाँ भी पाई जाती है, जो मोम का स्रावण करती हैं और इसका उपयोग छत्ता बनाने में करते हैं। शहद अगर आरोग्य की दृष्टि से देखा जाए, अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसका उपयोग औषधि के निर्माण में और परिरक्षक के रूप में भी कहता है। परिरक्षक कहते हैं जो कि खाने को खराब होने से बचाए। मोम को मधुमोम, बीवैक्स भी कहते हैं। इसका उपयोग मूर्ति कला, क्रीम, फर्श, बूट पॉलिश, प्रसाधन सामग्री, औषधि निर्माण आदि में अगर हम देखें मोम का उपयोग किया जाता है। तो ये था अगर हम बात करें मधुमक्खी पालन। बात करते हैं हम जो है अब रेशम कीट पालन की, सेरिकल्चर जिसे हम कहते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों से हम रेशम कीट का पालन करते आ रहे हैं। रेशम से कपड़े बुनने की प्रक्रिया का प्रारंभ सर्वप्रथम चीन में हुआ। वर्तमान में ये भारत सहित अनेक देशों में कुटीर उद्योग के रूप में कार्यरत है। बात करते हैं रेशम की अगर हिस्ट्री की, तो रेशम कीट आर्थ्रोपोडा संघ के इंसेक्टा वर्ग के लेपिडोप्टेरा गण का सदस्य हैं। रेशम की कीट की प्रमुख जातियाँ हैं बॉम्बेक्स मोराई, मोगा रेशम जिसका नाम है एंथेरिया असाना, टसर रेशम कीट एंथेरिया पेफिवा आदि हैं। इनमें से अगर हम देखें बॉम्बेक्स मोराई जो है मुख्य रूप से इन्हीं का पालन किया जाता है। एक वर्ष में इनकी 2 से 7 तक पीढ़ियाँ तैयार कर ली जाती हैं। यह रेशम कीट अंडे जिसमें लार्वा निकलता है कैटरपिलर अवस्था में उत्पन्न होती हैं। यह शहतूत के पेट पर अगर हम देखें अब जो है सबसे ज़्यादा जो है पाली जाती है, ठीक है। तो इसमें सर्वोत्तम किस्म का रेशम प्राप्त होता है। यह पूर्णतः पालतू है। रेशम कीट अगर हम बात करें कैटरपिलर में रेशम ग्रंथि होती हैं, जिससे तरल पदार्थ की धार निकलती है, जो वायु के संपर्क में आते ही रेशम के धागे में बदल जाती हैं। रेशम के कीट पूर्ण विकसित लार्वा की लंबाई जब 7.5 सेंटीमीटर हो जाती है, तो ये अपना भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं और कोकून बनाना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब अपने चारों ओर इन रेशम के धागों का श्रवण करके स्वयं को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। कोकून के अंदर बंद निष्क्रिय लार्वा, ठीक है, प्यूपा कहलाता है। इस कोकून के अंदर जो निष्क्रिय लार्वा है, क्योंकि अब वो हिल नहीं सकता तो निष्क्रिय रूप में हो गया, उसे हम प्यूपा कहते हैं। एक कोकून का भार अगर हम देखें तो 1.8 से लेकर 2.2 ग्राम के आसपास होता है। एक कोकून लगभग 1000 से 1200 मीटर लंबे रेशम के धागे से बना होता है। रेशम के धागे प्रोटीन के बने होते हैं, जिसका बाह्य भाग जो है सेरेसिन व भीतर का भाग फाइब्रिन नाम की प्रोटीन का बना होता है। रेशम का उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। रेशम कीट का मुख्य जो है रोग है, अब देखो रेशम के कीटों में रोग भी लगते हैं, जैसे पेब्राइन, मस्कार्डिन, ग्रेसरी, फलेचरी आदि ये रेशम की कीट के प्रमुख रोग हैं। रेशम कीट विपरीत लिंग को आकर्षित करने के लिए बॉम्बिकोल नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। रेशम की कीट के पालन को सेरिकल्चर कहा जाता है और रेशम उत्पादन की दृष्टि से विश्व में चीन और जापान के बाद भारत का 3रा स्थान आता है। संभवतः अगर हम बात करें जो है भारत का कौन सा स्थान है, 3रा स्थान। ये रेशम कीट का अगर हम देखें चित्र है, ठीक है।
ये रेशम के कीट का जीवन चक्र है। ठीक है, कि अगर हम बात करें कि रेशम का कीट अगर हम बात करें पत्तियों पर शहतूत की पत्तियों पर अंडे देता है। ठीक है, और धीरे धीरे अगर हम देखें उससे ये लार्वा विकसित होता है। ठीक है, जिसको हम कैटरपिलर कहते हैं। जब ये कैटरपिलर लार्वा जो है 7.5 सेंटीमीटर का होता है तो ये खाना खाना बंद कर देता है और अपने चारों तरफ जो है अपने लार ग्रंथि से निकलने वाले जो पदार्थ है, जिसको जो धागे जिस पदार्थ है उसको अपने चारों ओर लपेट लेता है, जिसको हम कोकून कहते हैं। ये कोकून अवस्था के अंदर ही रेशम प्राप्त कर ली जाती है। क्या किया जाता है, इस कोकून को अगर हम जल से भरे पात्र के अंदर, गर्म जल से भरे पात्र के अंदर डाल दिया जाता है, जिसके कारण ये अंदर का कैटरपिलर लार्वा जो होता है वो मर जाता है। ठीक है, और जो है फिर हम जो है बाहर इस कोकून को निकाल ले जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जो है रेशम प्राप्त किया जाता है, जो है इसी अवस्था के अंदर रेशम प्राप्त किया जाता है। अगर इस कोकून अवस्था में रेशम प्राप्त नहीं किया गया, ठीक है, तो कुछ दिनों बाद 8 से 10 दिन बाद ये जो कैटरपिलर स्वतः ही, अगर हम देखिए इस कोकून को तोड़ करके काट करके स्वतः ही बाहर आ जाता है और वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। तो इसे वयस्क अवस्था में आने से पहले कोकून प्राप्त करने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो आज हमने पढ़ा मधुमक्खी पालन और रेशम कीट पालन। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाख कीट पालन और अगर हम बात करें पशुपालन, मछली पालन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।